हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट और उसका यूनिट 4 का 4.3 चैप्टर इंटेलेक्चुअल रबिश। बच्चों, आपकी जो पूरी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसमें से अगर सबसे डिफिकल्ट चैप्टर आप लोगों को लगेगा तो वो ये चैप्टर लगेगा। हालांकि अगर आप इसको समझोगे तो ये बहुत ही आसान है। ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो हमारे लाइफ में हर दिन होती है। पूरे उन चीजों के बारे में ये इसमें बताया गया है। अब इंटेलेक्चुअल रबिश का मतलब क्या है? सबसे पहला है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमान, और बुद्धिमान, इंसान से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है इस धरती पर। रबिश मतलब बेवकूफियां। जितना इंटेलिजेंट है इंसान उतनी ही बेवकूफियां भी करता है। तो इंटेलेक्चुअल रबिश, अपने आप को इंटेलिजेंट मानने वाला इंसान किस तरीके से बेवकूफी वाली हरकतें करता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन रीड करके, क्योंकि इसमें जरूरी है वैसा करना। और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी इस चैप्टर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा से जो एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे रहती है बच्चों, वो ये कि अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो एक रिक्वेस्ट है, जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर से शेयर कीजिए। To avoid the various foolish opinions to which mankind are prone, no superhuman genius is required. A few simple rules will keep you not from all error but from silly error. तो फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे बताया है कि अगर हमें किसी भी तरीके की बेवकूफ़ी भरे डिसीजन से बचना है तो हमें कोई एक बहुत बड़ा सुपर ह्यूमन नहीं बनना होगा। उसके लिए बस हमें कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने होंगे, ताकि हम उन रूल्स को फॉलो करते समय जो छोटी मोटी गलतियां या मिस्टेक्स या फुलिशनेस हमसे होती है, बेवकूफियां हमसे होती है, उनसे हम बच सके। सो टू अवॉइड वेरियस फुलिश ओपिनियंस, मतलब किसी भी तरीके की बेवकूफियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करनी चाहिए। हमें कोई सुपर ह्यूमन जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल रूल्स फॉलो करना है। If the matter is one that can be settled by observation, make the observation yourself. Aristotle could have avoided the mistake of thinking that women have fewer teeth than men by the simple device of asking Mrs. Aristotle to keep her mouth open while he counted. He did not do so because he thought he knew. अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सिर्फ कोई चीज को ऑब्जर्व करना होता है उसके बारे में जानने के लिए। तो हमारे जो मिस्टर एरिस्टोटल है, जो कि एक अच्छे खासे बड़े साइंटिस्ट है, एरिस्टोटल ने भी ऐसे ही एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, बेवकूफ़ी कर दी। क्या मिस्टेक की उन्होंने? उन्होंने ये कह दिया कि वुमेन्स के मुंह में कम दांत होते हैं मेन के मुकाबले। और उन्होंने ये जो गलती की है, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है, ये वो बच सकते थे इस बेवकूफ़ी से। सिंपली वो अपनी वाइफ को कहते थे, मिसेस एरिस्टोटल को, कि तुम अपना मुंह खुला रखो ताकि मैं तुम्हारे मुंह के दांत गिन सकूं। तो इससे क्या होता था? उनका ऑब्जर्वेशन हो जाता था और वो करेक्ट इंफॉर्मेशन दे पाते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें पता है। तो एरिस्टोटल ने इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि एरिस्टोटल को पता था कि उसे पता है कि वुमेन्स के मुंह में कम दांत होते हैं मेन के मुकाबले। लेकिन वो गलत साबित हुआ ना, क्योंकि उसने ऑब्जर्वेशन नहीं किया। नाउ थिंकिंग दैट यू नो व्हेन इन फैक्ट यू डोंट इज अ फैटल मिस्टेक। तो ये बहुत बड़ी गलती है कि जब आप ऐसा सोचते हो कि आपको पता है, हालांकि आपको पता नहीं है। तो जब ऐसा आप सोचते हो कि आपको पता है तो वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है आपसे। और ये गलती हर किसी से हो सकती है। वी ऑल आर प्रोन, हम किसी से भी ये गलती हो सकती है, आपसे हो सकती है, मुझसे हो सकती है। आई बिलीव माई सेल्फ दैट hedgehogs eat black beetles because I have been told that they do. अब ये ऑथर जो कहते हैं, बर्ट्रांड, ये कहते हैं कि मैं ये बिलीव करता हूं कि हेजहॉग्स जो है वो ब्लैक बीटल्स खाते हैं। अभी हेजहॉग क्या है मैं आपको बता दूं। हेजहॉग जो है एक स्मॉल एनिमल है विथ अ स्पाइनी कोट एंड शॉर्ट लेग्स, जिसे आप पॉर्क्यूपाइन का नाम भी दे सकते हो। पॉर्क्यूपाइन मतलब एक कांटेदार एनिमल होता है ना, जिसके शरीर पे कांटे कांटे होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं, उनको हेजहॉग्स कहा गया है। तो मुझे ऐसा कहा गया था कि वो ब्लैक बीटल्स खाते हैं, इसीलिए मैंने कह दिया।
लेकिन अगर बट इफ आई वर राइटिंग अ बुक ऑन द हैबिट्स ऑफ hedgehogs, लेकिन अगर मुझे बुक लिखनी होती उनके हैबिट्स पे, तो आई शुड नॉट कमिट माई सेल्फ अंटिल आई हैड सीन वन एंजॉइंग दिस अनएपेटाइजिंग डाइट। एरिस्टोटल हावेवर वॉज लेस कॉशियस। तो ये ऑथर बहुत ही फैक्ट, एक बहुत अच्छी फैक्ट बता रहे हैं कि अगर मुझसे उनके बारे में कहा जाता कि मुझे उनके हैबिट्स के बारे में लिखना है, तो मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा कि दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर या बताई हुई बातों पर मैं यकीन करके वो लिख लूं। इनफैक्ट मैं खुद ये ऑब्जर्व करूंगा कि किस तरह से ये हेजहॉग्स जो है अनएपेटाइजिंग डाइट, यानी कि बिल्कुल भी टेस्टलेस गंदा सा डाइट रेलिश करते हैं। हालांकि एरिस्टोटल लेस कॉशियस था, वो इतना केयरफुल नहीं था, इसीलिए उनसे ये गलती हो गई। Many matters, however, are less easily brought to the test of experience. If, like most of mankind, you have passionate convictions on many such matters, there are ways in which you can make yourself aware of your own bias. अब कई बातें ऐसी होती हैं जो जल्दी से हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते उनके बारे में। अगर हमें किसी चीज के बारे में जानना है तो हम नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि ताकि हमको उसके बारे में नॉलेज मिले। और मैनकाइंड का यही है कि ऐसे कई सारे बातों में जब हम खुद को ही पता नहीं है वो चीज क्या है, लेकिन फिर भी हम अपनी एक राय बना लेते हैं उसके ऊपर। सो इफ एन ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू योर मेक्स यू एंग्री, दैट इज अ साइन दैट यू आर सबकॉन्शियसली अवेयर ऑफ हैविंग नो गुड रीजन फॉर थिंकिंग एज यू डू। अभी आपने एक ओपिनियन बना लिया उस चीज के बारे में जो आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपने एक ओपिनियन बना लिया। समझो आपके कोई जो फ्रेंड है या ऑपोजिट में कोई है, उन्होंने कुछ और ओपिनियन बना लिया इस चीज के बारे में, कोई और राय है उनकी, कुछ और ओपिनियन है, तो आपको गुस्सा आएगा उनके ऊपर। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है, दैट मीन्स आप अवेयर नहीं हो कि आप ऐसा जो सोच रहे हो वो क्यों सोच रहे हो और वो सही है या नहीं है। सबकॉन्शियसली, यानी कि आपको खुद को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में कि आप जो सोच रहे हो वो ऐसा क्यों सोच रहे हो और वो सही है क्या आपका सोचना। If someone maintains that 2 and 2 are 5 or that Iceland is on the equator, you feel pity rather than anger unless you know so little of arithmetic or geography that his opinion shakes your own contrary conviction. अब अगर किसी ने आपसे कह दिया कि 2 + 2 5 होता है और आइसलैंड जो है इक्वेटर पे है, पोलर रीजन पे नहीं है, तो आपको उन लोगों पर दया आएगी, हंसी आएगी कि भाई उनको कितनी मतलब कम जानकारी है या नहीं के बराबर जानकारी है। क्योंकि हम सभी को पता है 2 and 2 4 होता है और आइसलैंड जो है पोलर रीजन पे है, इक्वेटर पे नहीं है। तो अगर कोई हमारे सामने ऐसी बात करेगा तो हमें उसके ऊपर दया आएगी। लेकिन अगर उसने इन चीजों को प्रूफ कर दिया, अब प्रूफ किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अगर मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट है, तो वो कैसा भी अपना दिमाग लगा के प्रूफ कर सकते हैं, तो उस वक्त आपको अपने ऊपर दया आएगी कि भाई आपने किसी को इतना कम आंका या आपको इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं है। सो whenever you find yourself getting angry about a difference of opinion, be on your own guard. You will probably find on examination that your belief is going beyond what the evidence warrants. तो अगर आपको कभी भी ऐसा कोई मिल जाता है जो आपके ओपिनियन के अगेंस्ट में जा रहा है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है अगर उसी बात को अगर आप एग्जामिन करो, टेस्ट करो या ऑब्जर्व करो, तो आपने जो राय बना रखी थी उस चीज के बारे में आप गलत साबित हो जाओ। A good way of ridding yourself of certain kinds of dogmatism is to become aware of opinions held in social circles different from your own. तो आपको इस तरह के किसी भी डॉगमेटिज्म से अगर बचना है। अब डॉगमेटिज्म का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं कि डॉगमेटिज्म वो होता है जब आप अपनी बात पर अड़े हो, अपनी बात पर आप अड़े रहते हो, उसे डॉगमेटिज्म कहते हैं, और आप किसी और की बात पर यकीन नहीं करना चाहते हो, मतलब आपके लिए बाकी सब गलत है, सिर्फ आप अकेले सही हो, इसे कहते हैं डॉगमेटिज्म। तो इस तरह के डॉगमेटिज्म से बचने के लिए अ गुड वे ऑफ रीडिंग योरसेल्फ ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ डॉगमेटिज्म इज टू बिकम अवेयर ऑफ ओपिनियंस हेल्ड इन सोशल सर्कल्स डिफरेंट फ्रॉम योर ओन। तो अगर आपको इस चीज से बचना है तो आप उन लोगों के ओपिनियन से भी अवेयर हो जो आपके सोशल सर्कल में है
और वो आपके ओपिनियन से अलग है। यानी कि सभी की राय हमें लेनी चाहिए किसी एक बात पर, है ना। किसी एक बात पे एक जन की राय लेनी गलत साबित हो सकती है। तो एक बात पर हम कई लोगों की राय ले सकते हैं, कई लोगों के ओपिनियंस अलग अलग होंगे। जैसे एक कॉइन के टू साइड्स होते हैं, एक जो भी हमें दिखता है वो हम अलग अलग एंगल से देखेंगे तो वो कुछ और दिखेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, इस तरह के डॉगमेटिज्म से बचना है। तो हमारे सोशल सर्कल में जितने भी लोग हैं उन सबके ओपिनियंस भी हमें जानने चाहिए जो कि हमसे अलग है। अब ये ऑथर अपने बारे में बता रहे हैं, व्हेन आई वॉज यंग, मतलब जब ऑथर खुद यंग थे, तो आई लिव्ड मच आउटसाइड माई ओन कंट्री। तो ज्यादा करके ये स्टडीज के सिलसिले में अपने खुद के कंट्री से बाहर ही रहे। जैसे ये ऑथर खुद तो यूएसए के हैं, लेकिन स्टडीज के सिलसिले में या काम के सिलसिले में ये ज्यादातर अपने कंट्री से बाहर रहे। जैसे कि वो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सारी जगहों पे रहे हैं। और इन सारी जगहों पे रहना उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। वो कैसे, अब देखते हैं हम आगे। I found this very profitable in diminishing the intensity of insular prejudice। अब ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। देखो कि ऑथर कहते हैं क्योंकि मैं आउट ऑफ द कंट्री, मतलब जिस कंट्री का मैं बॉर्न एंड बॉटअप हूँ वहां से मैं क्योंकि बाहर ज्यादा रहा हूँ, इसके लिए ये मेरे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा है। क्यों? इसकी वजह से मेरे अंदर ऐसी कोई भी भावना नहीं पनपी जो दूसरे फॉरेन कंट्री के लिए मेरे अंदर कोई एक ओपिनियन बनाती है कि वो फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री से छोटी है या इंफीरियर है। तो इसे कहते हैं इंसुलर प्रेजुडाइज। इंसुलर का मीनिंग यहाँ पे इसी पेज पे नीचे दिया हुआ है, डिसइंटरेस्टेड इन आइडियाज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। मतलब क्या होता है कि देखो अभी हम जिस कंट्री में रहते हैं वहां के हमें सभी चीजें अच्छी लगती है, लेकिन जो फॉरेन कंट्री के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है हो सकता है वो हमें पसंद नहीं है। जैसे यहाँ पे हम इंडिया में रहते हैं, वुमेन्स भी फ्रीली घूमते फिरते हैं, लेकिन कई सारे इराक के देश ऐसे होते हैं जहां पर वुमेन्स अभी भी बुरखा पहन के चलती है, उनको कोई फ्रीडम नहीं होती है। तो डेफिनेटली हमें वो कस्टम्स नहीं पसंद आएंगे। तो वैसे ही इंस्यूलर मतलब हमको दूसरों के कस्टम्स जो है वो उनमें कम इंटरेस्ट लगता है। और प्रेजुडाइज मतलब हम एक ओपिनियन बना लेते हैं कि अरे हाँ वो अच्छे नहीं है, ये अच्छे हैं। तो ऐसा कुछ भी ओपिनियन या ऐसा कुछ भी डिसइंटरेस्ट मेरा नहीं बना, या अगर है भी तो बहुत कम है कंपैरेटिवली। इफ यू कैनॉट ट्रेवल, सीक आउट पीपल विथ हुम यू डिसएग्री। अब लेकिन ऑथर कहते हैं मैं तो ट्रेवल कर रहा था इसलिए मुझे पता है, लेकिन हर कोई तो ट्रेवल नहीं कर सकता। तो आप अगर ट्रेवल नहीं कर सकते हो तो आप अलग अलग लोगों से मिलो एंड रीड अ न्यूज़पेपर बिलोंगिंग टू अ पार्टी दैट इज नॉट योर्स। और ऐसा कोई न्यूज़पेपर पढ़ो जो आपके फेवरेबल पार्टी वालों से ना हो। यानी कि अगर आपकी पार्टी का आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो जो आपकी पार्टी चाहती है, जो उनके सोच है, वही उसमें विचार रहेंगे। लेकिन अगर आप दूसरी पार्टी के न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो हो सकता है उनके विचार, उनकी सोच आपसे अलग हो। तो न्यूज़पेपर पढ़ना है जो दूसरी पार्टी का है, आपका नहीं है। इफ द पीपल इन द न्यूज़पेपर सीम मैड, परवर्स एंड विकेड, रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू सीम सो टू देम। और अगर आपको दूसरी पार्टी के न्यूज़पेपर्स को पढ़कर ऐसा लगता है कि वो लोग पागल है, ओके, या फिर आप उनके किसी भी बात से सहमत नहीं हो सकते हो, तो यही चीज वो आपके लिए भी सोच सकते हैं दूसरी पार्टी वाले, क्योंकि आपकी सोच उनकी सोच से अलग है। तो आपने उनका ओपिनियन पढ़ा तो आपको वो गलत लगा, बेवकूफी लगी, पागलपन लगा। तो आपके व्यूज भी अगर वो पढ़ेंगे तो उनको भी वो गलत लगेगा, बेवकूफी लगेगी, पागलपन लगेगा। In the opinion, both parties may be right, but they cannot both be wrong. This reflection should generate a certain caution. अब अगर देखा जाए तो दोनों पार्टी सही भी हो सकती है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन दोनों गलत तो नहीं हो सकती एक साथ में। कोई ना कोई तो सही होगा अगर दोनों सही नहीं है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले सब कुछ सोच विचार करना चाहिए। Becoming aware of foreign customs, however, does not always have a beneficial effect. In the 17th century, when the Manchus conquered China, it was the custom among the Chinese for the women to have small feet and among the Manchus for the men to wear pigtails. Instead of each dropping their own foolish customs, they each adopted the foolish customs of the other
and the Chinese continued to wear pigtails until they shook off the dominion of the Manchus in the revolution of 1911. अभी एक एग्जाम्पल दिया है ऊपर, जो अभी हमने पढ़ा था उसी का एक एग्जाम्पल है कि फॉरेन कस्टम्स के बारे में जानकारी होना कई बार इतना बेनिफिशियल नहीं होता है। अब ये बता रहे, एक एग्जाम्पल दिया है 17th सेंचुरी का, कि जब मंचूज ने चाइना को कॉन्कर किया था तो उस वक्त चाइना के लोगों में एक रीत थी कि उनके जो वुमेन्स होते हैं चाइना में, उनके पैर जो है छोटे होते हैं, स्मॉल छोटे होते हैं, और जो मंचूज होते हैं वो लोग जो है पिग टेल यानी कि अपने बालों में चोटी बनाते थे। तो जब मंचूज ने कॉन्कर किया चाइना को तो दोनों ही कंट्रीज ने अपने अपने बेवकूफी भरे कस्टम्स को छोड़ने की बजाय एक दूसरे के कस्टम्स अपना लिए। यानी कि जो चाइनीज के पैर, वुमेन्स के पैर छोटे होते थे, तो अब मंचूज ने भी अपने वुमेन्स के पैर छोटे करवाने शुरू कर दिए। अब पैर छोटे होना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, चाइनीज वुमेन के पैर कैसे छोटे करते थे, बहुत पेनफुल है ये चीज। और जो चाइनीज लोग थे वो लोगों ने चोटी रखनी शुरू कर दी, जो मंचूस की चोटी रहती थी वो चाइनीज लोगों ने रखनी शुरू कर दी। तो अब ये दोनों ने एक दूसरे की कस्टम्स को अपना लिए, और ये तब तक चला, चाइनीज ने तो पिगटेल्स तब तक पहन रखे कि तब जब 1911 में मंचूस को पूरी तरीके से चाइना ने अपने एरिया से भगा नहीं दिया या निकाल नहीं दिया, तब तक चाइनीज लोगों ने पिगटेल बांध के रखी थी, उसके बाद नहीं थी। तो ये 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं और ये 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 3 सेंचुरीज के बाद की ये जो कस्टम्स है वो ड्रॉप हुए। फॉर दोज हु हैव इनफ साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन, इट इज अ गुड प्लान टू इमेजिन एन आर्ग्यूमेंट विद अ पर्सन हैविंग अ डिफरेंट बियस। अब यहाँ पे हमें ऑथर क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास अच्छी इमेजिनेशन पावर है तो ये एक अच्छा प्लान होगा कि आप इमेजिन करो कि आप इस कोई एक ऐसे इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो जिसका ओपिनियन आपके ओपिनियन से अलग है। दिस हैज वन एडवांटेज एंड ओनली वन, एज कंपेयर्ड विद एक्चुअल कन्वर्सेशन विद ओपोनेंट्स। दिस वन एडवांटेज इज दैट द मेथड इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। अब इस तरह का जो साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फायदा है, और वो ये है कि इस टाइप के आर्ग्यूमेंट में कोई लिमिटेशन नहीं होता है, ना ही समय का ना ही जगह का। आप जितनी जगह चाहिए उतनी जगह ले सकते हो, जितना समय चाहिए उतना समय ले सकते हो। महात्मा गांधी डिप्लोर्ड रेलवेज एंड स्टीम पोर्ट्स एंड मशीनरी। ही वुड हैव लाइक टू अंडू द होल ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब महात्मा गांधी जी को तो कभी भी ये मशीन्स पसंद ही नहीं आते थे। इनफैक्ट ही डिप्लोर्ड ऑल काइंड ऑफ रेलवेज एंड स्टीम बोट्स एंड मशीनरी। उन्होंने सबके बारे में हमेशा यही कहा है, उनके हिसाब से तो ये होने ही नहीं चाहिए थे, ये इंसानों को आलसी बनाते हैं, और अगर उनका बस चलता तो वे सारे के सारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ही इरेज कर देते थे, अंडू कर देते थे। यू मे नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्चुअली मीटिंग एनीवन हु होल्ड्स दिस ओपिनियन। इस तरह का ओपिनियन रखने वाले बहुत कम या मुश्किल से आपको शायद ही कोई मिले, इस तरह के ओपिनियन रखने वाले इंसान। बिकॉज इन वेस्टर्न कंट्रीज मोस्ट पीपल टेक द एडवांटेज ऑफ मॉडर्न टेक्निक फॉर ग्रांटेड। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में जो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेते हैं, ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। मतलब फायदा उठाना टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी बढ़ने से क्या हो गई है, लोग आलसी हो गए हैं। बट इफ यू वांट टू मेक श्योर दैट यू आर राइट इन एग्रीइंग विद द प्रिवेलिंग ओपिनियन, you will find it a good plan to test the arguments that occur to you by considering what Gandhi might have said in refutation to them. तो अगर आपको लगता है कि गांधी जी गलत है तो आपको डायरेक्टली नहीं कहना है कि वो गलत है। इनफैक्ट आपको क्या करना चाहिए, आपको टेस्ट करना चाहिए और ये बात को प्रूव करना चाहिए। हो सकता है कि आपके टेस्ट में ये साबित हो जाए कि जो गांधी जी कह रहे थे वही सही हो। यानी उनका कहना क्या था कि ये टेक्नोलॉजी होनी ही नहीं चाहिए, और उनके हिसाब से ये बात सही है। लेकिन वो जो ओपिनियन रखते हैं, गांधी जी जो ओपिनियन रखते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, वो और कोई नहीं रखता है दुनिया का आदमी। तो आप डेफिनेटली डिसएग्री करोगे, लेकिन जब उसकी फ्रूटिलिटी को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो गांधी जी ने कही थी वो बात सच है, ये होना ही नहीं चाहिए। तो कोई भी हमें किसी भी चीज के लिए ओपिनियन तुरंत के तुरंत नहीं बनाना चाहिए, उसके हर पहलू को देखना चाहिए। I have sometimes been led actually to change my mind as a result of this very kind of imaginary dialogue,
And short of this, I have frequently found myself growing less dogmatic and cocksure through realizing the possible reasonableness of a hypothetical opponent. तो ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैंने ऐसा किया कि कोई एक भी अगर सबसे अलग बोलता है तो मैंने उसको अपोज नहीं किया, इनफैक्ट मैंने सोचा कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने चीजों को टेस्ट करना शुरू किया। तो जब ऐसा हुआ, मैंने आर्ग्यूमेंट किया प्रोज एंड कॉन्स के लिए, तो कई बार मैंने अपने माइंड को चेंज किया, मेरा ओपिनियन चेंज किया। तो ये इमेजिनरी डायलॉग्स जो है कई बार हेल्पफुल होते हैं आपको सही रास्ता दिखाने में। और इससे क्या होता है, ऑथर क्या कह रहे हैं कि ऑथर जो है इस टाइप के इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट्स की वजह से लेस डॉगमेटिज्म हो गई, यानी कि अपनी ओपिनियन के ऊपर ज्यादा जोर देना वो उन्होंने कम कर दिया। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते थे कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है बस और सब गलत है। तो ये बिल्कुल उनका माइंडसेट ही पूरा चेंज हो गया। और क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, एक कॉइन है, अगर एक साइड से कोई देख रहा है तो वो हेड्स कह रहा है, तो वही सेम कॉइन वही पोजीशन है, लेकिन दूसरे साइड से देखने वाला उसे टेल्स कहेगा, वो हेड्स नहीं कहेगा, और दोनों ही एक दूसरे से अगेंस्ट में रहेंगे। दोनों ही राइट है लेकिन दोनों ही ऑपोजिट है। तो अगर दोनों ही अपना साइड चेंज कर ले तो शायद दोनों को भी राइट चीजें दिखे जो सामने वाले ने कही थी। तो इस तरीके से ये बात होती है। बी वेरी वेरी ऑफ ओपिनियंस दैट फ्लैटर योर सेल्फ एस्टीम। बोथ men and women 9 times out of 10 are firmly convinced of the superior excellence of their own sex. अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, बी वेरी वेरी, वेरी मतलब यहाँ पे कॉशियस, सावधान, केयरफुल, बहुत ही सावधान रहो अपने ओपिनियंस के बारे में जो आपको बोलते हैं कि आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, चाहे वो मैन हो या वुमेन। 10 में से 9 लोग हमेशा यही कहते हैं, जैसे मैन है तो 10 में से 9 मैन जो है वो यही कहेंगे कि मैन सुपीरियर है वुमेन के मुकाबले, और अगर वुमेन है तो 10 में से 9 वुमेन यही कहेगी कि वुमेन सुपीरियर है मैन के मुकाबले में। और दोनों ही के पास बहुत सारे एविडेंस है, प्रूफ है, ये प्रूफ करने के लिए दोनों ही के पास है, मैन और वुमेन दोनों के पास है। सो इफ यू आर अ मैन, अगर आप मैन हो तो आप पॉइंट आउट कर सकते हो कि ज्यादा करके जो पोएट्स है जितने भी, या जो साइंटिस्ट वगैरह है वो सब मैन थे, और अगर आप वुमेन हो तो आप कह सकते हो कि हाँ पोएट्स और साइंटिस्ट तो थे ही, क्रिमिनल्स भी मैन ही थे। द क्वेश्चन इज इनहेरेंटली इनसॉल्यूबल बट सेल्फ एस्टीम कंसील्स दिस फ्रॉम मोस्ट पीपल। अब ये जो सवाल है कि मैन सुपीरियर है या वुमेन सुपीरियर है, ये तो कभी भी सॉल्व होने वाला नहीं है। इनहेरेंटली इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल मतलब जो कभी भी सॉल्व नहीं होता है, इनहेरेंटली मतलब आप इसे एक परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो, मतलब ये एक परमानेंटली इनसॉल्यूबल क्वेश्चन है। लेकिन जो सेल्फ एस्टीम है, ईगो, मैन या वुमेन कोई भी हो, उनका जो सेल्फ एस्टीम है, ईगो है, ये कई लोगों से छुपा हुआ होता है। कंसील्स दिस फ्रॉम मोस्ट पीपल। ये सेल्फ एस्टीम ही उनकी इंफीरियोरिटी या सुपीरियोरिटी को छुपा के रखता है। ये सेल्फ एस्टीम ही उनको बोलता है कि तुम सुपीरियर हो। We are all, whatever part of the world we come from, persuaded that our own nation is superior to all others. Seeing that each nation has its characteristic merits and demerits, we adjust our standards of values so as to make out that the merits possessed by our nation are the really important ones, while its demerits are comparatively trivial. अब ये ऑथर जो यहाँ पे बहुत ही पते की बात कही है इस पैराग्राफ में कि हम सभी जो है दुनिया के किसी न किसी कोने से आए हैं, और हम सभी ये मानते भी हैं कि हमारा जो नेशन है वो सुपीरियर है सभी से। अभी जैसे इंडिया है, इंडिया के लोग हमेशा यही कहेंगे इंडिया एक सुपीरियर कंट्री है। ऑफ कोर्स है, मैं भी एक इंडियन हूं, मैं भी हमेशा यही कहूंगी कि इंडिया का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इंडिया की बराबरी कोई नहीं कर सकता। यहाँ के कस्टम, यहाँ की क्यूजीन, यहाँ का ट्रेडिशन, कोई मुकाबला नहीं है कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में। वैसा ही जैसे मेरी ये राय है, वैसे ही फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले लोगों की भी उनकी खुद की राय होगी। उनके हिसाब से उनका कंट्री सुपीरियर है, उनके कल्चर सुपीरियर है। तो ये इसमें एक पैदाइशी हम बोल सकते हैं, ये एक एटीट्यूड रहता है कि हम ग्रेट है। तो हम सबने ये मान रखा है कि हमारा देश जो है वो सबसे अच्छा है और इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, कमियां नहीं है।
अब हर एक नेशन के अंदर खूबियां हैं तो कमियां भी हैं, लेकिन हम जो है हम यही कहेंगे कि हमारी जो खूबियां हैं वो बहुत अच्छी है, मेरिट्स तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, और जो कमियां हैं वो मायने नहीं रखते, बहुत छोटे मोटे हैं वो हमारी खूबियों के सामने वो कमियां तो कब की छुप जाती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हम हमेशा जो है सेल्फ एस्टीम के अंदर इतने दबे रहते हैं कि हमें हमारे अंदर की कमी कभी पता ही नहीं चलती, और हम यही सोचते रहते हैं कि हम ही ग्रेट हैं। Here again, the rational man will admit that the question is one to which there is no demonstrably right answer. तो एक रैशनल मैन यानी कि एक समझदार आदमी यहाँ पे ये मान जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि मैन सुपीरियर है या वुमेन सुपीरियर है, एक कभी भी आपको सही आंसर नहीं मिल पाएगा। और इट इज मोर डिफिकल्ट टू डील विद द सेल्फ एस्टीम ऑफ मैन एज मैन बिकॉज वी कैनॉट आर्ग्यू आउट मैटर विद सम नॉन ह्यूमन माइंड। और ये और भी डिफिकल्ट हो जाता है जब हम एक मैन के सेल्फ एस्टीम के साथ डील कर रहे होते हैं। सेल्फ एस्टीम मतलब एक ईगो हम बोल सकते हैं कि मैन तो मैन है और वही पावरफुल है और वही ज्यादा इंटेलिजेंट है और वही सुपीरियर है, और ये बात हम प्रूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब वो आर्ग्यूमेंट किसके साथ करेगा, कौन बोलेगा कि वो सुपीरियर नहीं है, उसको कौन ये बताएगा कि वो जितना बता रहा है अपने आप को उतना वो है नहीं, किसके साथ आर्ग्यू करेगा। तो यहां पर उसके पास में ऐसा कोई नहीं है नॉन ह्यूमन माइंड जो उसके साथ आर्ग्यू कर सके। द ओनली वे आई नो ऑफ डीलिंग विद दिस जनरल ह्यूमन कंसीट is to remind ourselves that man is a brief episode in the life that for aught we know other parts of the cosmos may contain beings as superior to ourselves as we are to jellyfish। मतलब अब यहाँ पे ऑथर जो कह रहे हैं कि मैं जो इस चीज को कैसे डील करता हूं, वो ये कह रहे हैं कि एक जो जनरल ह्यूमन कंसीट है, अपने आप में बहुत ज्यादा गर्व करना, अभिमान करना, ये एक इंसानों का नेचर है। तो ये जो नेचर है कि अपने आप पे इतना गर्व कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को हमेशा याद दिला देता हूं, जब भी मैं अपने आप पर गर्व करने जाता हूं तो मैं अपने आप को हमेशा ये याद दिलाता हूं। क्या बात याद दिलाता हूं, ध्यान से सुनिए। दैट मैन इज अ ब्रीफ एपिसोड, कि इंसान जो है सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, हिस्सा है एक छोटे से प्लैनेट का, एक छोटे से यूनिवर्स के एक छोटे से कॉर्नर में। और अगर हमें पता है, हमें पता होना चाहिए कि जो दूसरे पार्ट है कॉस्मोस के, यानी स्पेस में जो बहुत सारे कॉस्मोस है उसमें जो दूसरे पार्ट्स है कॉस्मोस के, वहां पर कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हो सकते हैं जो हमसे, हमारे प्लैनेट से बहुत ज्यादा सुपीरियर हो, और वहां पर कुछ ऐसे ह्यूमंस या लिविंग बींग्स हो सकते हैं जो एलियंस ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, इंटेलिजेंट हो, और उनके सामने तो हम एक जेलीफिश के समान हो। जेलीफिश एक छोटा सा फिश होता है जो हमें ओशंस में मिलता है बेसिकली। बड़े बड़े फिश के सामने, शार्क्स वगैरह के सामने, ये तो एक छोटा सा जेलीफिश है। तो मैं अपने आप को, जब भी मैं सोचता हूं कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, तो उस वक्त मैं इस बात को अपने आप को याद दिला देता हूं कि ह्यूमन जो है एक छोटे से प्लैनेट के, छोटे से कॉर्नर, छोटे से यूनिवर्स के एक कॉर्नर में एक छोटा सा जेलीफिश के समान है किसी दूसरे के लिए। अदर पैशंस बिसाइड्स सेल्फ एस्टीम आर कॉमन सोर्सेज ऑफ एरर। ऑफ दिस परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फियर। अब यहाँ पे ऑथर जो कह रहे हैं कि एक तो सेल्फ एस्टीम है जिससे हमें गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से हम गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, बेवकूफियां करते हैं। दूसरी जो चीज है जिसकी वजह से हम बेवकूफियां करते हैं वो है हमारा डर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डर जो है, हमें, हमारे अंदर हम कितने भी अपने आप को स्ट्रांग बताने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डर हमें होता ही है। फियर समटाइम्स ऑपरेट्स डायरेक्टली। कभी कभी हम किसी चीज से डायरेक्टली डरते हैं, जैसे बाय इन्वेंटिंग रूमर्स ऑफ डिजास्टर्स इन वॉर टाइम। जैसे कि वॉर टाइम का समय है तो उस वक्त कोई रूमर फैला दिया किसी ने कि अरे ये हो गया, वो हो गया, तो उस वक्त एक डर बैठा रहता है। जैसे इस वक्त कोरोना पीरियड चल रहा है तो आज ये ओमाइक्रॉन आ गया, डेल्टा आ गया, वापस से कोविड आ गया, तो बहुत सारा डर हमें लगा रहता है कि हमें घर से बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। और बाय इमेजिनिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेरर, या फिर कभी कभी हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं ऐसी चीजें जिनको देखकर हमें डर लगे, जैसे कि घोस्ट।
Sometimes it operates indirectly by creating belief in something comforting, such as the elixir of life or heaven for ourselves and hell for our enemies. कभी कभी ये जो हमारा बेवकूफ़ी है, डर जो है, फियर, वो इनडायरेक्टली भी काम करता है। जैसे कि हम ये बिलीव कर लेते हैं ऐसी कई सारी बातें जो हमें कंफर्ट देती हो, जैसे कि हमें कोई अमृत मिल गया है, एलिक्सिर ऑफ लाइफ, एलिक्सिर ऑफ लाइफ मतलब अमृत, और हेवन फॉर आवर सेल्स एंड हेल फॉर आवर एनिमीज, या फिर हम अपने खुद के लिए जो है जन्नत मांग रहे हैं और हमारे दुश्मनों के लिए जो है जहन्नुम मांग रहे हैं। फियर हैज मेनी फॉर्म्स, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ द डार्क, फियर के कई फॉर्म है। जैसे कि हमें मौत का डर लगता है, हमें अंधेरे से डर लगता है, या ऐसी कोई भी चीज जो हमें पता नहीं है क्या है, हमें उस चीज से भी डर लगता है। और इस तरीके के सारे जो अनक्लियर या फिर अनसर्टन, इनडिफाइनाइट, जो भी जनरलाइज्ड है, हमारे जो भी ओपिनियंस है डर के बारे में, तो वो दैट कम्स टू दोज, ये उन लोगों के पास आते हैं ऐसे अलग अलग टाइप के डर जो क्लियर नहीं है, किस चीज से हम डर रहे हैं हमें वो ही नहीं पता है। और वो ऐसे इंसानों के पास आते हैं ये डर जो है, जो छुपाना चाहते हैं अपने आप से उनके इससे भी बड़े डर को, मतलब अपने एक डर को छुपाने के लिए जो दूसरा डर सामने लेकर आते हैं। Until you have admitted your own fears to yourself and have guarded yourself by a difficult effort of will against their myth-making power, you cannot hope to think truly about many matters of great importance, especially those with which religious beliefs are concerned. तो जब तक आप अपने डर से ओवरकम नहीं हो पाते हो, या जब तक आप एडमिट नहीं कर लेते हो कि हाँ आप इस चीज से डरते हो और वो आप इस चीज से डर जो है आपके मन से निकालना चाहते हो, और उसके लिए आपने स्ट्रॉन्ग विल पावर बना लिया है कि किसी भी तरह का मिथ जो है, जो या हम पर हावी हो रहा है, किसी भी तरीके के पावर से मैं नहीं डरूंगा, तो उसके बाद ही आप कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों के बारे में सोच पाओगे। वरना आप उन्हीं बातों पर अटके पड़े रहोगे कि किन चीजों से आपको डर लग रहा है और आपको क्या करना चाहिए इस डर के वजह से। तो अगर आपको कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट काम करने हैं तो सबसे पहला काम है आपको अपने डर से बाहर निकलना है, स्पेशली दोज विथ विच रिलीजियस बिलीव्स आर कंसर्न्ड। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें ऐसी भी है जो रिलीजियस बिलीव्स से कंसर्न्ड है, तो हम ऐसी कुछ बातों पर ध्यान दे सकते हैं अगर हम अपने डर पर काबू पा ले तो। फियर इज द मेन सोर्स ऑफ सुपरस्टिशन एंड वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ क्रुएल्टी। अगर ये जो डर जिसकी बात हम कर रहे हैं, यही डर जो है मेन सोर्स ऑफ सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास, अंधविश्वास का मेन कारण ही डर है। जो डरते हैं वही अंधविश्वास पर बिलीव करते हैं। एंड वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ क्रुएल्टी, दैट मीन्स जो क्रुएल्टी करते हैं वो भी ऐसे ही लोग करते हैं जो डरते हैं। टू कॉन्कर फियर इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम इन द परस्यूट ऑफ ट्रूथ एज इन द एंडीवर आफ्टर अ वर्दी मैनर ऑफ लाइफ। जैसे ही आप अपने डर पर काबू पा लेते हो तो मतलब वहां से आपकी बुद्धिमानी शुरू होती है, क्योंकि जब तक आप डरपोक रहोगे तब तक आप कोई ना कोई बेवकूफी करते रहोगे। तो अगर आपको उन बेवकूफियों से बचना है तो आपको आपके डर पर काबू पाना होगा, और डर पर काबू पा लिया मतलब आप नॉलेज की तरफ बढ़ गए हो, इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ गए हो। और अगर आप इंटेलिजेंस की तरफ बढ़े हो तो आप हमेशा सच को समझोगे, जो एक वर्दी मैनर ऑफ लाइफ है। देयर आर टू वेज ऑफ अवॉइडिंग फियर। वन इज बाय परसुएडिंग आवरसेल्व्स दैट वी आर इम्यून फ्रॉम डिजास्टर्स एंड द अदर इज बाय द प्रैक्टिस ऑफ sheer courage. The later is difficult and to everybody becomes impossible at a certain point. दो तरीके हैं डर से बचने के। पहला ये है कि हम अपने आप को ये सोचकर, ये बोलकर मना ले कि डर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और दूसरा ये है कि हम इस बात को प्रैक्टिस करें कि हम डर का सामना डट कर करें, पूरे करेज के साथ करें। अब दूसरा वाला जो है डर का सामना पूरा डट कर करना है, करेज से करना है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसी वजह से सभी को ये इम्पॉसिबल भी लगता है एट अ सर्टेन पॉइंट। लेकिन जो पहला वाला है कि हम ये मान ले या अपने आप को समझा दे कि डर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो यहाँ ये थोड़ा आसान है लोगों के लिए करने के लिए। ये तरीका जो है डर से बचने का आसान है, और इसी तरीके के वजह से आ जाता है हमारा जादू टोना।
हम तावीज़ पर, मंत्रों पर, झाड़ फूक पर यकीन करने लगते हैं कि अरे हाँ, हमने तावीज़ पहन रखा है तो हम पर कोई बुरी आत्मा का साया नहीं पड़ेगा, या कुछ बुरा हमारे साथ नहीं होगा, या कोई भूत प्रेत हम पर कुछ भी असर नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्रिमिटिव मैजिक है, ये उसका यही मकसद था, लोगों के अंदर सेफ्टी की एक फीलिंग लाना। लोग जब वो तावीज पहनते हैं तो उनको ये फीलिंग आ जाती है कि अरे हाँ, हमने ये तावीज पहना है तो हमारा कुछ नहीं होगा। और ईदर बाय इंजरिंग एनिमीज और बाय प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ बाय तालिस्मान, स्पेल्स और इनकैंटेशंस। इंजरिंग एनिमीज मतलब ऐसा कई बार होता है ना कि हम किसी पर जादू टोना कर देते हैं, तो जिस इंसान पर हम जादू टोना करते हैं उस इंसान को तकलीफें होती है, तो जो हमारा दुश्मन होगा हम उसके ऊपर जादू टोना करते हैं, तो हम ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि हमने हमारे दुश्मन को हरा रहे हैं, हम उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हम ये सोचकर खुश हो जाते हैं। हम कर क्या रहे हैं? एक्चुअली बेवकूफ़ी कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें डर लग रहा है, और उस डर से बचने के लिए हमने क्या किया है? हमने अपने आप को समझा दिया है कि ये डर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके लिए हमने क्या किया है? या तो हमने दूसरे के ऊपर जादू टोना करके उनके साथ में कुछ बुरा किया है, या फिर हमने खुद के लिए तालिस्मान वगैरह या कुछ मंत्र वगैरह, झाड़ फूक वगैरह ले लिया है ताकि हमको कोई भी बुरा साया ना लग सके। Without any essential change, belief in such a way of avoiding danger survived throughout the many centuries of civilization. और ये जो बिलीफ है डर से बचने का, ये आज का नहीं है, कई सालों से चलता आ रहा है। ईयर्स, सेंचुरीज से ये चलता आ रहा है, और इससे लोगों ने अपने आप से खतरा टला हुआ भी महसूस किया है। लेकिन साइंस हैज नाउ लेसन्ड द बिलीफ इन मैजिक। साइंस की वजह से जो है ये मैजिक का पूरा जो बिलीफ है वो कम होने लग गया है। बट मेनी पीपल प्लेस मोर फेथ इन मैस्कॉट्स देन दे आर विलिंग टू अवो। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो ये यकीन करते हैं कि कोई तो मसीहा आएगा। मैस्कॉट्स मतलब कोई मसीहा आना, जो हमारे लिए गुड चार्म लेकर आता है, हमारे लिए अच्छा काम करता है। तो ये जो है, कई लोग आज भी बिलीव करते हैं मैस्कॉट्स में कि कोई आएगा हमारे लिए शुभ शकुन लेकर आएगा, ऐसा। एंड दे आर विलिंग टू अवो, और वो ये पब्लिकली बोलने के लिए भी तैयार है। वो ये बात किसी से छुपाने के लिए तैयार नहीं है, वो ये पब्लिकली बोलने के लिए तैयार है कि मेरा नसीब जागने वाला है, कोई तो मेरे जीवन में आने वाला है जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो कोई गॉड तो आने वाला है। इस तरीके से नीदर मैन नॉर क्राउड नॉर नेशन कैन बी ट्रस्टेड टू एक्ट ह्यूमनली और टू थिंक सेनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेट फियर। अब अगर आप एक डर के साए में जी रहे हो, तो चाहे वो एक आम आदमी हो, या एक भीड़ हो, या एक देश हो, हम किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डर के साए में है। तो जो इंसान भी डर के साए में होता है वो कभी भी ह्यूमनली एक्ट नहीं कर पाता है, ना ही सोच समझकर कोई काम करता है। ऐसे इंसानों से अक्सर गलतियां होती है, वो कभी भी क्रूएल बन जाते हैं, मार काट करते हैं, या फिर ऐसे कुछ भी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते रहते हैं जो कि सही नहीं है मैनकाइंड के लिए। एंड फॉर दिस रीजन पॉल्ट्रून्स आर मोर प्रोन टू क्रूएल्टी देन ब्रेव मैन। अभी पॉल्ट्रून्स क्या होते हैं? पॉल्ट्रून्स मीन्स कॉवर्ड्स, डरपोक। तो इसी वजह से जो डरपोक लोग हैं, ये लोग ज्यादा करके क्रूएल्टी करते हैं। तो क्रूएल्टी कौन करते हैं? ऐसे डरपोक लोग, जो डरपोक होते हैं वो ये क्रूएल्टी करते हैं। देन ब्रेव मैन, और जो ब्रेव मैन होते हैं वो ये क्रूएल्टी का काम कभी नहीं करते, वो डर का सामना करते हैं। एंड आर ऑल्सो मोर प्रोन टू सुपरस्टिशंस, और ये डरपोक लोग ही ज्यादा अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। जादू टोना ये सब यही लोग करते हैं जो डरपोक होते हैं। बट वी हैव बीन गेटिंग टू सोलेम। लेकिन अब तक तो हम बहुत ही फॉर्मल और डिग्निफाइड तरीके से रह रहे हैं, जी रहे हैं। सुपरस्टिशंस आर नॉट ऑलवेज डार्क एंड क्रूएल, क्योंकि सुपरस्टिशंस जो है, जैसा कहा जाता है, हमेशा इतने डार्क या इतने क्रूएल नहीं होते हैं। ऑफन दे एड टू द गेटी ऑफ लाइफ। कई बार वो हमारी जिंदगी को हल्का फुल्का बना देते हैं। ये सुपरस्टिशंस जो है हमें खुशी देते हैं। I received once a communication from the god Osiris giving me his telephone number. He lived at that time in the suburb of Boston. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये आप सुनिए, बड़ा ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे ऑथर जो कह रहे हैं कि एक बार मुझे एक
कॉल आया और जो जिसने कॉल किया है वो मुझे कहता है कि मैं गॉड ऑसिरिस हूं, और उसने मुझे अपना टेलीफोन नंबर भी दिया। मतलब देखो, गॉड फोन फोन कर रहा है ऑथर को और वो अपना टेलीफोन नंबर दे रहे हैं। और वो गॉड कहाँ रहता है? एट दैट टाइम इन अ सबर्ब ऑफ बॉस्टन। सबर्ब ऑफ बॉस्टन, बॉस्टन यूएसए का एक पार्ट है। सबर्ब ऑफ बॉस्टन मतलब एक लो लोकेलिटी। Although I did not enroll myself among his worshippers, his letter gave me pleasure. अब ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि हालांकि मैं उस इंसान के वर्शिपर्स में से नहीं था जो यकीन करे कि वो गॉड है, लेकिन जब भी मुझे उसके कोई लेटर आते थे तो मुझे उससे खुशी मिलती थी, आनंद मिलता था मुझे उससे। यानी कि वो उसमें बिलीव नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लेटर्स जो पढ़ता है उसमें उसको खुशी मिलती है। I have frequently received letters from men announcing themselves as मसीहास। मतलब ऑथर कहते हैं कि मुझे ऐसे कई बार ऐसे ऐसे लेटर्स मिले हैं जिसमें इंसान जो है लिखते हैं कि वो एक मसीहा है। एंड अर्जिंग मी नॉट टू ओमिट टू मेंशन दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट इन माई लेक्चर्स। और वो मुझसे रिक्वेस्ट भी करते हैं अपने लेटर्स में कि मैं जब भी पब्लिक लेक्चर्स लूं तो उनके बारे में जरूर से मेंशन करूं, यानी उनकी बात को मेंशन करना ना भूलूं। तो ये बात ऑथर को इस तरीके से पता चलती है कि गॉड इंसान है, इंसान टेलीफोन नंबर दे रहा है, इंसान यहां रहता है और वो इंसान लेटर्स लिख रहा है, ये सब गॉड कर रहा है। तो कौन यकीन करेगा? तो ऑथर जो है यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मजे ले रहे हैं इस चीज के। I admire especially a certain prophetess who lived beside a lake in northern New York state about the year 1820. तो ऑथर जो है एक प्रोफेटेस को एडमायर करते हैं। हु इज अ प्रोफेटेस? प्रोफेटेस कौन होती है? हमको प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट जिसे कहते हैं हम गॉड, एक मेल गॉड प्रोफेट। तो प्रोफेटेस मतलब जो फीमेल अपने आप को गॉड मानती है वो प्रोफेटेस हो गई है। और जो मतलब वो गॉड का रूप है, अर्थ पे रिप्रेजेंटेटिव है अर्थ पे, और वो लोगों तक गॉड की बातें पहुंचाती है। तो ऑथर जो है इस प्रोफेटेस के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑथर जो है इस प्रोफेटेस को काफी एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और वो कहाँ रहती थी प्रोफेटेस? बिसाइड अ लेक इन नॉर्दर्न न्यूयॉर्क स्टेट। मतलब नॉर्दर्न न्यूयॉर्क स्टेट के बाजू में किधर एक लेक, उस तरफ वो रहती थी। एक बार शी अनाउंस्ड टू हर न्यूमरस फॉलोअर्स दैट शी पोजेस द पावर ऑफ वॉकिंग ऑन वाटर and that she proposed to do so at 11 o'clock on a certain morning. एक बार उसने अनाउंस किया अपने जो इनन्यूमरेबल जो फॉलोअर्स थे उसके, ऐसे प्रॉफिटर्स के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, यू नो राधे माँ एंड ऑल, ये सब देखे ना आपने कितने फॉलोअर्स थे उनके। तो ऐसे ही उनके भी फॉलोअर्स थे। तो न्यूमरस फॉलोअर्स को उन्होंने कहा कि उनके पास ये शक्ति है कि वो पानी पर चल सके। यू मस्ट हैव सीन दीज काइंड ऑफ एक्ट्स इन मूवीज। और वो ये काम करने वाली है 11 बजे ऑन अ पर्टिकुलर मॉर्निंग। मतलब किसी एक दिन सुबह 11 बजे वो ये पानी पर चल के दिखाएगी। तो जो समय उसने बताया था, जो दिन बताया था, एट द स्टेटेड टाइम द फेथफुल असेंबल्ड इन देयर थाउजेंड्स बिसाइड द लेक। हजारों के संख्या में जो फॉलोअर्स थे और जो फेथफुल थे, जो पूरा यकीन रखते थे उनके ऊपर, वो सब वहां आ गए, जमा हो गए। शी स्पोक टू देम सेइंग, आर यू ऑल एंटायरली परसुएडेड दैट आई कैन वॉक ऑन वाटर? तो वो सबसे बात करने लगी, क्या आप सभी लोग इस बात को मानते हैं कि मैं पानी पर चल सकती हूं? विथ वन वॉइस दे रिप्लाइड, वी आर। तो एक आवाज में सबने रिप्लाई किया, हाँ हम यकीन करते हैं। इन दैट केस शी अनाउंस, देयर इज नो नीड फॉर मी टू डू सो। तो सिंपल उसने कह दिया, तो अगर ऐसा है तो मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सब मुझ पर यकीन करते हो। एंड दे ऑल वेंट होम मच एडिफाइड। यानी कि और वो जितने भी लोग वहां जो जमा थे वो सभी के सभी घर चले गए, थोड़ी बहुत नॉलेज लेकर, थोड़ी बहुत समझ लेकर, थोड़ी बहुत टीचिंग्स लेकर। Perhaps the world would lose some of its interest and variety if such beliefs were wholly replaced by cold science. अब एक बात है कि अगर ये सारे सुपरस्टिशियंस या इस तरह के प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेस वाले किस्से अगर खत्म हो जाएंगे तो इस वर्ल्ड में जीने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, इंटरेस्ट ही सारा चला जाएगा। क्योंकि इन चीजों की वजह से कुछ तो इंटरेस्ट है लाइफ में। लोग इन लोगों को देख देख के हंसते हैं, जैसे ऑर्थर वही काम कर रहा था। जितने भी लेटर्स उसको आ रहे थे, कह रहे थे हम मसीहा है मसीहा है, तो ऑथर को तो हंसी आ रही थी, मजाक लग रहा था, ये सब चीजें हंसी आ रही थी, वो मजे ले रहे थे। तो
ये सब हमारे लाइफ के लिए एंटरटेनिंग है, कभी कभी ऐसा होना भी चाहिए, पूरी तरह से ये खत्म नहीं होना चाहिए, कहा जाता है ऐसे। Perhaps the world would lose some of its interest in variety if such beliefs were wholly replaced by core science। तो अगर साइंस पूरी तरीके से रिप्लेस कर लेती है इन टाइप के बिलीफ को, तो हमारे बिलीफ्स, हमारे लाइफ में से कुछ इंटरेस्ट या कुछ वैरायटी जो है, जो हम बिलीफ, जिन पर हम बिलीव करते हैं, वो कम हो जाएंगे। A wise man will enjoy the goods of which there is a plentiful supply, and of intellectual rubbish he will find an abundant diet in our own age as in every other। एक कोई भी समझदार आदमी, उसको जो भी गुड्स है उसके पास में, जो बहुत भरपूर सप्लाई है, जिन गुड्स का भी हो रहा है, जैसे लग्जरियस आइटम्स हम ले लो, फूड ग्रेन्स ले लो, कपड़े ले लो, जूते चप्पल ले लो, कुछ भी ले लो, जो सप्लाई है भरपूर है, हवा है, पानी है, वो इंजॉय करेगा उन सब चीज़ों को। और अगर हम उसके इंटेलेक्चुअल रबिश की बात करें कि उसके दिमाग में कितनी कितनी बेवकूफ़ियाँ भरी है या बेवकूफ़ी भरी बातें भरी है, तो उसके लिए भी उसके पास में बहुत सारी चीज़ें होगी खाने के लिए। और ये चीज़ हर इंसान हर एज में पाया जाता है, हर इंसान के हर एज में पाया जाता है और हर किसी में पाया जाता है। ये कोई हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो इंसान इंटेलेक्चुअल रबिश पोजेस करता है या दूसरा इंसान इंटेलेक्चुअल रबिश पोजेस करता है। ये हर इंसान में इतनी छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ तो पाई ही जाती है। तो ये चैप्टर तो मेरा ख़त्म हो गया। अब बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैंने कोशिश की है उसे एक्सप्लेन करने की। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। इसके आंसर्स के लिए आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।